ये मुझे एकदम जहन में आए थे, मैंने कहा चलें ये स्केचेस वगैरह देखते हैं। सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट। आई एम नॉट श्योर अभी के सारे क्वेश्चंस वगैरह और सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के पास हैं, या ये सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं या नहीं है। बट मैं अपने पास से करा रहा हूँ, तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों के साथ ये शीट शेयर कर दूंगा, अगर बाद में आपको शीट चाहिए होगी तो मैं ये व्हाट्सएप भी कर दूंगा, तो वो शीट भी आप लोग देख लीजिएगा। सो बेसिकली गोइंग ओवर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, जैसे जैसे क्वेश्चंस हमारे पास पेपर में आ जाते हैं। जैसे एक टाइप हमारे पास होती है पेपर के अंदर, एंड दैट टाइप इज व्हाट वी कॉल ए क्वाड्रेटिक स्केच। तो स्केचेस बहुत सारे होते हैं। स्केचेस की रिकॉर्डिंग्स मैंने पहले भी शेयर करी थी। एक क्वाड्रेटिक स्केच होता है हमारे पास, और क्यूबिक स्केच भी होता है। काफ़ी सारी जो हैं वो शीट्स हमारे पास होती हैं। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। मैं आप लोगों को ये शीट जो है ना वो भेज सकता हूँ, एक सेकेंड रुकें। मैं वैसे ही भेज देता हूँ। आप लोग भी एक दफ़ा अपने पास भी ओपन कर लें, करना चाह रहे हैं तो अपने पास आईपैड वगैरह पे। इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है, कुछ हैं जो मैं अभी करा रहा हूँ, नॉट ऑल ऑफ देम। एक सेकेंड। बेसिकली एक मेरा वैसे ही टेस्ट पेपर है, उसमें से हैं क्वेश्चंस। तो आप अगर अपने पास ओपन करना चाह रहे हैं तो आप बेशक कर लीजिए ओपन, मुझे मसला नहीं है उसमें। मैं आपको भेज देता हूँ। इसमें से हैं, अगर आप आईपैड पे ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। ईयर्स मुझे नहीं पता इसके। ठीक है, ईयर्स का मुझे इसका आइडिया नहीं है। पल्स पे भी मैं कर दूंगा अपलोड, अभी फिलहाल तो मैं वैसे वो लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लिंक से भी देख सकते हैं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हमने क्वाड्रेटिक स्केचेस हमें देखने होते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमें जो हैं वो क्यूबिक स्केचेस होते हैं, वो भी हम करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल स्केचेस होते हैं। ये मैं सारी फाइलें आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। क्यूबिक स्केच भी कर चुका हूँ, क्वाड्रेटिक, एक्सपोनेंशियल स्केच, और ये सारी चीज़ें। ओके, तो ये मैं सारे शेयर कर चुका हूँ। मैं अभी वैसे ही बस क्वेश्चंस करवाना चाह रहा हूँ। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें आप, इसमें लिखा हुआ है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 10। सिंपल फैक्टराइजेशन तो खैर कोई इतना मसला नहीं है। आपने इसको नॉर्मल स्टाइल के अंदर फैक्टराइज कर दिया, एंड यू गेट द आंसर एज x - 2 and x + 5। ये तो सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर अब ये देखें जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y = x² + 3x - 10 इज स्केच बिलो। अब उन्होंने ऑलरेडी एक स्केच बना के दे दिया है, और इसमें वैल्यूज पूछी हुई है, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा, व्हेन दे आर सेइंग राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, अब जरा आप ये वाला ग्राफ देखें। ये x² + 3x - 10 है, उन्होंने ग्राफ आपके लिए ऑलरेडी बना के दे दिया है। अच्छा, इस ग्राफ के अंदर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ ए एंड अबाउट द वैल्यू फॉर बी, आप ये नोटिस करें इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर y की वैल्यू 0 लिखी हुई है। ग्राफ में ही देखें, इट सेज a, 0 एंड देन द अदर वैल्यू सेज b, 0। मतलब आपको उन्होंने पहले से ही जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी 0 करके दे दी हैं y की वैल्यूज। मतलब मैं अपने एक्सप्रेशन के अंदर y को 0 कंसिडर कर सकता हूँ, और वो मैंने कर लिया कंसिडर। 0 कंसिडर करने का मतलब मुझे चाहिए कि मैं अपनी इक्वेशन को फैक्टराइज करूं। फैक्टराइज तो आप प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं, दोबारा फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको x के दो आंसर्स मिलेंगे, x = 2 एंड x = -5। इसका मतलब बहुत ऑब्वियस सी बात हो गई कि ये वैल्यू होगी -5 एंड 0, और ये वैल्यू होगी 2, 0। वन सेकेंड, आई थिंक वो थोड़ा सा डिले आ रहा है। एक वैल्यू होगी -5 एंड 0, एंड दी अदर वैल्यू बिकम्स 2, 0। ये हो गई दो वैल्यूज। यहाँ तक बात समझ आ रही है? एनी कंफ्यूजन टू दिस पॉइंट?
ये जो आपने आंसर्स निकाले हैं, इन आंसर्स को हम कहते हैं दी वाई एक्स इंटरसेप्ट वैल्यूज। इन वैल्यूज को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट वैल्यूज। ये एक्स इंटरसेप्ट वैल्यूज होती हैं, ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पे वाई जीरो होता है। सो मैंने ये वैल्यू निकाल ली। अच्छा, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट वैल्यू पे लिखा हुआ है एक, देयर इज अनदर वैल्यू मिसिंग आउट। आपने एक का आंसर निकाल लिया, दैट्स फाइन, इसका भी आंसर कैलकुलेट कर लिया। अभी भी एक वैल्यू मिसिंग है, दैट इज 0, सी। 0, सी का क्या मतलब है? 0, सी का मतलब है आप उन वैल्यूज पे वर्किंग करें जिनमें एक्स जीरो है। सो अब मैं सिंपल काम क्या करूंगा, मैं एक्स की वैल्यू जीरो रख दूंगा। तो मेरे पास y का आंसर आ रहा है -10। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -10। नाउ आई डू अंडरस्टैंड, काफी लोगों को ये वैसे भी समझ आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बट क्योंकि ऑब्वियसली सब कर रहे हैं काम, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। तो आप ये मत सोचिएगा कि भाई ये तो हम डायरेक्टली जीरो रख के हमें नजर आ रहा है कि -10 है। बिकॉज मेजोरिटी यही कहती है कि हमें नजर आ रहा है -10 है, दैट्स ओके, आप लिख दीजिए ऐसे ही -10। आपको वैसे ही नजर आ रहा है तो अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। तो ये हो गया आपके पास, ए की वैल्यू हो गई -5, बी की वैल्यू हो गई 2, और सी की वैल्यू हो गई आपके पास -10। दीज आर दी आंसर्स, -5, 2 एंड -10। ये हमारे पास आ गई सारी वैल्यूज इसकी। ठीक है, यहां से मैं चल रहा हूं आगे। किसी ने आप में से कॉपी नहीं किया है, सिर्फ देखा है, दैट्स ओके, उसका कोई मसला नहीं है। आप, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, शीट में शेयर कर दूंगा, अगर आप कुछ भूल भी जाएं तो दोबारा से देख लीजिएगा, उसका मसला नहीं है। अच्छा, अब ये मैं एक्चुअली जिन पार्ट्स पे वर्किंग करना चाह रहा हूँ ना, बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। मेरा वर्किंग करने का जो आइडिया है वो इन पार्ट्स की वजह से है, बिकॉज आई फेल्ट कि ये काफ़ी स्टूडेंट्स को ना इसमें मसला होता है। सो वी विल ट्राई टू गो ओवर दीज टाइप ऑफ पार्ट जिसमें आपको मसला हो सकता है। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू x² प्लस 3x-10। अब वो लाइन ऑफ सिमेट्री पूछ रहे हैं इस ग्राफ की, जो आपके पास ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है। y इज इक्वल टू x² प्लस 3x-10। अच्छा, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके क्वाड्रेटिक ग्राफ के बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ। बैकग्राउंड में ले जाने से मतलब ये है, देखिए जब आप क्वाड्रेटिक ग्राफ की बात करते हैं ना, जैसे लेट्स से क्वाड्रेटिक ग्राफ है y इज इक्वल टू x² प्लस 3x-10। क्वाड्रेटिक ग्राफ के अंदर x इंटरसेप्ट निकालना बहुत आसान होता है। अभी आपने पिछले पार्ट में देख लिया कि आपने यहाँ पर y की वैल्यू जीरो रखी तो आपको x का आंसर मिल गया, आपने x की वैल्यू जीरो रखी तो आपको y का आंसर मिल गया। सो क्वाड्रेटिक्स के अंदर इंटरसेप्ट निकालना इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज बेसिकली द टर्निंग पॉइंट वैल्यू। वो भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो वो भी नहीं है, बट उसको हम टैकल किस तरह से करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं वैल्यूज निकालने के। जैसे अगर वो आपसे कहते हैं कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें ना, लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए हमें चाहिए होता है टर्निंग पॉइंट। लाइन ऑफ सिमेट्री रिक्वायर्स द टर्निंग पॉइंट। अब उस पर वर्किंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब ये गिवन है y इज इक्वल्स टू x² प्लस 3x-10। अब मैंने क्या करना है, मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए इसका टर्निंग पॉइंट चाहिए। टर्निंग पॉइंट निकालने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, वो मेथड्स देख लें एक दफा। आपको उस सिचुएशन में कौन सा मेथड सूट करेगा, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट मेथड देखना जरूरी है। एक मेथड होता है इसके अंदर, लेट्स जस्ट से क्वाड्रेटिक ग्राफ इज गिवन। क्वाड्रेटिक ग्राफ इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स टर्निंग पॉइंट। मतलब अपने टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट और राइट के ऊपर क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा इक्वल होता है। ये लेफ्ट पे भी उतना ही है जितना राइट के ऊपर है। इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे हमें फायदा ये होता है कि अगर मेरे पास ये वाली वैल्यूज हों x1 और x2, और अगर मैं इन वैल्यूज का मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लूं, दैट विल गिव मी द x कोऑर्डिनेट ऑफ माय टर्निंग पॉइंट। मुझे ये वाली x की लाइन मिल जाएगी। अगर मुझे x1 पता हो और x2 पता हो, तो मैं ये जो मिड वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू x कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे, बिकॉज इट इज इक्वल ऑन द लेफ्ट एंड इट इज इक्वल ऑन द राइट। आप सिंपल काम कर सकते हैं, आप मिड ऑफ x कैलकुलेट कर लें। हाउ? बाय डूइंग x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 लीजिए, x2 लीजिए, अपॉन 2 कर लीजिए, उससे आंसर आ जाता है। ठीक है, उससे x की वैल्यू आ जाती है टर्निंग पॉइंट के।
ठीक है, अच्छा आपके पास ये वैल्यूज हैं? जी बिल्कुल हैं, आपने अभी इससे पहले वाले पार्ट में टर्निंग पॉइंट की वैल्यूज, एक्स इंटरसेप्ट निकाले हैं इसके। एक एक्स इंटरसेप्ट था -5, एक एक्स इंटरसेप्ट था 2। एक है -5, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट है 2, देख लें दोनों वैल्यूज। मैं समझा रहा हूँ। एक एक्स की वैल्यू है -5, एक एक्स की वैल्यू है 2। अब आप सिंपल काम क्या करें, अगर आपको इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए ना अपने ग्राफ की, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब आप वो लाइन ढूंढ रहे हैं जिसके लेफ्ट और राइट पे ग्राफ इक्वल है। द लाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर, जस्ट गिव मी 1 सेकंड प्लीज। द लाइन दैट वी आर लुकिंग फॉर इज बेसिकली द लाइन जिसके लेफ्ट और राइट पे ग्राफ इक्वल है। मैंने इसमें बना के भी दिखा दिया आपको, देख लें इसके लेफ्ट और राइट पे आपका ग्राफ एग्जैक्टली इक्वल चल रहा है। इस लाइन के लेफ्ट और राइट के ऊपर देखें, लाइन, इस लाइन के लेफ्ट और राइट के ऊपर आपका ग्राफ बिल्कुल इक्वल चल रहा है। तो आपको इसकी लाइन इक्वेशन चाहिए, वो कैसे मिलेगी? आप ये वाला पॉइंट यूज करें, ये पॉइंट यूज करें, इन दोनों पॉइंट्स का मिड निकाल दीजिए। थोड़ा स्लो चल रहा है, 1 सेकेंड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज। मैं इसको जैसा ठीक कर लूँ, 1 सेकेंड। या ओके, चलना नहीं चाहिए, अब स्लो देख लेते हैं। सो मुझे ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, मैं इन दोनों के बीच की मिड वैल्यू निकाल रहा हूँ। मिड लाइन मतलब इस लाइन की इक्वेशन, मिड लाइन मैंने बनाई है। मिड, आई एम ट्राइंग टू कैलकुलेट द इक्वेशन फॉर दिस लाइन। तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्स की एक वैल्यू है -5, एक्स की एक वैल्यू है 2। मिड एक्स निकालने के लिए आई वुड डू -5 + 2 डिवाइडेड बाई 2। मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई -3/2। मैं लिख रहा हूँ, ये अभी आ रहा है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बट हो जाएगा सही। तो x इज इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू 2, इन दोनों का मिड निकाल लेते हैं। इनका मिड निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू -3/2। ये जो -3/2 है, बेसिकली यही आपके टर्निंग पॉइंट का x है। जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, टर्निंग पॉइंट का x इज -3/2। अब यहां पे उन्होंने y मांगा नहीं है, उनको y नहीं चाहिए, बिकॉज उन्होंने टर्निंग पॉइंट कहीं पूछा ही नहीं है। वो उन्होंने सिर्फ कहा है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। इस ग्राफ की लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, ये इसका आंसर है। x इज इक्वल टू -3/2। टर्निंग पॉइंट का जो x है वही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, वही आपका आंसर हो गया, दैट इज इक्वल टू -3/2। इतना काम हो गया। ये देख लें, मैं अभी सामने लिखा हुआ भी आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अगर उन्होंने y मांगा होता तो आप y कैसे निकालते? y का मसला नहीं है, y फिर वो इक्वेशन से निकाल लेते। x की वैल्यू पुट करके y इक्वेशन से आ जाता, इफ देयर वाज अ रिक्वायरमेंट। अभी तो नहीं मांगा उन्होंने, बट अगर चाहिए होता तो ऐसे आ जाता। ये एक तरीका हो गया टर्निंग पॉइंट निकालने का, या लाइन ऑफ सिमेट्री बताने का। कभी कभार वो इसमें एक और बात भी पूछ लेते हैं।
एंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई। ये बेसिकली वो टर्निंग पॉइंट का वाई ही होता है जो आपसे पूछ रहे होते हैं। कभी कभार पूछ लेते हैं वो, अगर वो आपसे ये बात पूछ लें कि भाई वाई की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या है, तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आपने जो एक्स निकाला है वो एक्स आप अपने एक्सप्रेशन में पुट कर दें और वाई का आंसर बता दें। आप मुझे इसकी वैल्यू बताएंगे प्लीज, क्या आ रही है वाई की? इसको एक्सप्रेशन में पुट करें और वाई का आंसर बता दीजिए मुझे क्या आ रहा है। वाई की वैल्यू बता देंगे प्लीज, एनीवन? -49/4 सही है। सो जो भी वैल्यू आ रही है हमारे पास, मतलब आपका टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ रहा है। अब वो अगर डेसिमल रिक्वायरमेंट होगी तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बेसिकली इसमें से जो आपकी x की वैल्यू होती है वो हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री, और जो y की वैल्यू है वो हो गया आपका मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन कि हम किस वैल्यू के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं या कौन सा आंसर निकाल रहे हैं। सो एक मिनिमम हो गया, एक मैक्सिमम हो गया। आई मीन मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी होता है, क्या कर रहा हूँ, मिनिमम भी हो गया, मैक्सिमम भी हो गया। अभी तो मिनिमम ही है। अब इससे आगे चलते हैं। यहां तक बात समझ आ गई, इतना क्लियर हो गया? ये तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेट मी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, अब देखिए इन्होंने एक और इसका पार्ट है, मैं उसमें भी एक और चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दिस इज अनदर पार्ट। मनाल, हमने मैक्सिमम मिनिमम क्यों कैलकुलेट किया है? नहीं, आई एम जस्ट सेइंग हो सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट अगर होती है, आई एम जस्ट सेइंग इन दैट सिचुएशन, कभी ऐसा हो सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट हो, उनको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू चाहिए हो। अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द आंसर। अगर चाहिए हो तो, अभी तो नहीं चाहिए, बट अगर किसी सिचुएशन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम चाहिए हो तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। दैट्स द आइडिया। अच्छा, ये जो हम मैक्सिमम मिनिमम मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर अगेन उस पर भी किसी को कंफ्यूजन हो रही हो तो देखें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इट इज ऑफ द टाइप ax² प्लस bx प्लस c। जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप की होती है। वो डबल डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, बट अभी सेकंड डेरिवेटिव निकाल के, इट्स नॉट डबल डिफरेंशिएट, इट्स सेकंड डेरिवेटिव। ax² प्लस bx प्लस c। आपके पास कोई भी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, हाँ ये वाले बात आप देख लें। अभी कौन मैसेज कर रहा है? ये जैनब जवाद है आई थिंक। सो ये पार्ट देख लें, ये लिखा हुआ है ना ax²। अब ये जो ax² लिखा हुआ है, ये जो a की वैल्यू है, इफ दिस इज ग्रेटर देन जीरो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपका ग्राफ मिनिमम है। एंड इफ दिस a इज लेस देन जीरो दैट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट द ग्राफ इज मैक्सिमम। ये तो मैं क्वाड्रेटिक के लिए बता रहा हूँ, जो आप कह रही हैं वो क्यूबिक वगैरह के लिए वैलिड है, क्वाड्रेटिक के लिए तो बहुत आसान हो जाता है। if a is greater than zero that means the graph is minimum, if a is less than zero that means the graph is maximum। सबसे आसान तरीका ये होता है इक्वेशन में ये चेक करने का कि वेदर वी आर वर्किंग विद अ मैक्सिमम ग्राफ और अ मिनिमम ग्राफ। अब अगर आप अपनी इक्वेशन देखें जो मैंने यहाँ पर सॉल्व करी है, इस इक्वेशन में लिखा हुआ है x² + 3x - 10। तो जो x² + 3x - 10 है, आप इसमें नोटिस करें इसकी a की वैल्यू है 1 विच इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब हम जिस टाइप के ग्राफ की बात कर रहे हैं वो मिनिमम ग्राफ है। ठीक है।
अगर रिक्वायरमेंट हो, अभी तो उन्होंने नहीं पूछा हुआ, बट अगर वो पूछेंगे ग्राफ मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इस तरह से हम बताते हैं ग्राफ के अंदर वैल्यूज। ठीक है, यहां से आगे मूव करें। बिलो जीरो मीन्स, हाँ वन, सही कह रहे हो। नेक्स्ट, अब लिखा हुआ है स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू, ये नेक्स्ट पार्ट है इसी का। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 18 प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द एक्स एक्स ऑन द एक्सिस बिलो। इंडिकेट क्लियरली द वैल्यूज where द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड द y एक्सिस। ठीक है। अब ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए और आपको उसको सॉल्व करना हो, तो उसका तरीका क्या होता है? आप सबसे पहला काम करते हैं, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज इक्वेट इट विद जीरो, हमेशा। फिर आप इसको करें फैक्टराइज। तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 9। जी जी, बिल्कुल सही है मनाल। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 9, ये तो दो वैल्यूज आ गई। अच्छा, ये आए हैं हमारे पास x इंटरसेप्ट। अब मैं इसके बाद निकालता हूँ y इंटरसेप्ट। अगेन आप मुझसे ये वही बात अगेन कि सर इतनी लंबी वर्किंग आप मत करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y की वैल्यू आ गई 18। अच्छा, y की वैल्यू 18 आ रही है, देखें आप। सही है, y की वैल्यू 18 आ रही है। दूसरी बात, आप इसके एक्स स्क्वायर पे फोकस करें जरा। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, विच इज बेसिकली एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है -1। -1 इज लेस देन जीरो, इसका मतलब हम जिस किस्म में ग्राफ की बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम ग्राफ है। सो द ग्राफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ए मैक्सिमम ग्राफ। अच्छा, मैक्सिमम ग्राफ है, वाई इंटरसेप्ट 18 है इसका, एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ गई हैं, अब ग्राफ बना लेते हैं। सो आप समझेंगे आपका ग्राफ नेगेटिव में कम होना चाहिए, पॉजिटिव में ज्यादा होना चाहिए, उसका वाई इंटरसेप्ट 18 होना चाहिए। ये टर्निंग पॉइंट नहीं है बाय द वे, दिस इज जस्ट द इंटरसेप्ट वैल्यू। सो टर्निंग पॉइंट और भी कहीं और ऊपर होगा मजीद, जो कि हमें नहीं पता। इस तरह का स्केच बनेगा। वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द टर्निंग पॉइंट एक्चुअली। इसका एक और तरीका भी होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्राफ जो है वो बड़ा स्मूथ बने ना, मैं पर्सनली ये काम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं देख लेता हूँ, अंदाजा लगा लेता हूँ कि वैल्यूज कहाँ होनी चाहिए। ये सुन लें। सो नेगेटिव में वैल्यूज कम होनी चाहिए, पॉजिटिव में वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए। एंड देन टर्निंग पॉइंट हमें नहीं पता, हमें एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यूज पता है, तो मैं अंदाजन ग्राफ बना लेता हूँ, लेबलिंग बाद में कर लेता हूँ, दैट ऑल्सो वर्क्स। आप ऐसे बना लें ग्राफ, या ऐसे बना लें, थोड़ा ज्यादा स्मूथ बन जाता है। एक दफा ग्राफ स्मूथ बन गया, फिर मसला नहीं है, लेबलिंग आप खुद कर लें। ये 18 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। क्योंकि वैल्यूज बनाने के बाद प्लॉटिंग करने में ग्राफ में थोड़ा सा जर्क आ जाता है। बट अगर आप ऐसे बना देंगे तो बिल्कुल स्मूथ ग्राफ बन जाएगा, लेबलिंग बाद में कर दें आप, बस कॉन्सेप्चुअली सही बनाएं। आपको अभी टर्निंग पॉइंट की जरूरत नहीं है। टर्निंग पॉइंट अगर आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं, दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट। इंडिकेट क्लियरली द वैल्यूज वेयर द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस, अभी उनको सिर्फ ये चाहिए। टर्निंग पॉइंट चाहिए होगा तो मेंशन कर देंगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो फॉर नाउ इट सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द वैल्यू ऑफ q। अच्छा, ये पार्ट तो हो गया। सेकेंड पार्ट देखें। एक्स स्क्वायर प्लस 12x - 7, x² + 12x - 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड द वैल्यू ऑफ q। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए मैं तो सिंपल काम करता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज करते हैं, कुछ लोग कंपैरिजन से भी कर लेते हैं, मैं पर्सनली कंपैरिजन से करता हूँ, मुझे वो इजी लगता है। तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता हूँ, आई विल स्टार्ट विद द इक्वेशन। मैं इसको इक्वेट कर दूंगा x + p² - q से, एंड व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि उनको इक्वेशन इस फॉर्मेट में चाहिए ना, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं राइट हैंड साइड को कर लेता हूँ एक्सपैंड।
अच्छा, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, स्टेप्स बहुत आसान है इसके बाद। इसके बाद हम कर लेते हैं कंपैरिजन, एक्स स्क्वायर कंपेयर्ड विद एक्स स्क्वायर, वो कंपैरिजन हो गया। 12x कंपेयर्ड विद 2px, मतलब वहां 12 लिखा हुआ है, दूसरी तरफ 2p लिखा हुआ है, मतलब p की वैल्यू तो सीधी सीधी हो गई 6। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है -7 और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है p² - q, मतलब उधर एक्स स्क्वायर से इक्वेट हो गया, एक्स एक्स से इक्वेट हो गया, कांस्टेंट कांस्टेंट से इक्वेट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है -7, राइट हैंड साइड पे सिर्फ p² - q, उसको आप इक्वेट कर लीजिए। p की जगह p की वैल्यू पुट कर दें और q की वैल्यू हो जाएगी 36 + 7 विच इज इक्वल टू 43। ये q की वैल्यू हो गई। उनको p और q की वैल्यूज चाहिए थी, वैल्यूज आ गई हमारे पास। p की वैल्यू भी आ गई है, q की वैल्यू भी आ गई है। अच्छा, सवाल ये है, ये वैल्यूज तो आ गई, वैल्यूज तो आ गई है, सवाल ये कि इन वैल्यूज की सिग्निफिकेंस क्या है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस, इसका मतलब निकाल तो लिया है, बट आगे कोई काम है इसका। शायद इस क्वेश्चन में नहीं हो, मे बी किसी और क्वेश्चन में हो सकता है। इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अभी पिछले वाले पेज में बताया ना कि क्वाड्रेटिक ग्राफ का टर्निंग पॉइंट निकालने के मल्टीपल मेथड्स होते हैं। मैंने अभी आपको सिर्फ एक मेथड बताया था। क्वाड्रेटिक ग्राफ के ऊपर टर्निंग पॉइंट निकालने के दे रहा मल्टीपल मेथड्स। मेथड नंबर 1 ये लिखा हुआ है आपके सामने। अगर आपके पास x की दो वैल्यूज हों तो आप उन दोनों वैल्यूज का मिड कैलकुलेट करेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मिड टर्निंग पॉइंट का, जैसे यहां पे मिला था। इसी तरह से क्वाड्रेटिक का टर्निंग पॉइंट निकालने का एक मेथड और होता है। वो मेथड क्या है? वो मेथड होता है, दिस इज मेथड नंबर 2। मैं अलग से कर देता हूँ। मेथड नंबर 2 is a bracket x minus h whole square plus k. This is another way of writing a quadratic expression. A bracket x minus h whole square plus k. अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो वो हमारे किस काम का है? हमारे इस काम का है कि ए का तो वही काम है, ए बताएगा कि ग्राफ मिनिमम है या फिर ग्राफ मैक्सिमम है। अच्छा, ये जो एच और के लिखे हुए हैं ना, ये एच और के आर बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर टर्निंग पॉइंट। ये है इनकी आसानी। तो टर्निंग पॉइंट निकालने का ये तरीका भी होता है। मतलब अगर आप अपनी इक्वेशन के अंदर बात करें, अभी आपने ऊपर क्या काम किया है, ऊपर हमने वैल्यूज निकाली है ना, आप ये देखें। सो मेरे पास अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, आई हैव पी एज 6 गिवन है और ये वैल्यू है। सो बेसिकली मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ हो तो उसमें से टर्निंग पॉइंट एक्सट्रैक्ट करना वैसे ही बहुत आसान होता है। वो कैसे आसान होता है? आप उस इक्वेशन के नीचे अपनी जनरल इक्वेशन लिखें, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि प्लस माइनस का मसला आ जाता है। सो यू नो द जनरल इक्वेशन दैट इज ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। ये आपने रखे अपने आंसर के नीचे और आप अपना आंसर इससे कंपेयर कर लें। मतलब मेरे पास आ रहा है -h = 6, सो h की वैल्यू आ गई -6। इसी तरह से मेरे पास k की वैल्यू आ रही है -43, मतलब टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -6 एंड -43। प्लीज बी वेरी केयरफुल विद द साइंस। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो उठा के 6 लिख देंगे, 43 लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। आप जब भी कोई अपना क्वेश्चन सॉल्व करें, once you have solved your question, always equate your question with the general equation. The general equation is a bracket x minus h whole square plus k. फिर आप h को देखें किसके इक्वल आ रहा है, तो नीचे लिखा हुआ है -h, ऊपर लिखा हुआ है 6, इसका मतलब h इज इक्वल टू -6। फिर नीचे लिखा हुआ है k, ऊपर लिखा हुआ है -43, मतलब k इज इक्वल टू -43। दिस इज हाउ वी वर्क विद द वैल्यूज। तो आपके पास ही टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब मुझे नहीं पता अभी उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, आई एम जस्ट टेलिंग यू के टर्निंग पॉइंट निकालने के दो मेथड्स मैंने आपको बता दिए। एक मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज हों तो उसके थ्रू निकाल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको ये बता दिया। अब एक सवाल और, सवाल ये है कि दो मेथड हैं क्यों, क्या फायदा दो मेथड्स का? दो मेथड्स का फायदा ये है कि हर जगह हर मेथड नहीं चलता। किसी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि आपने पहले से ये इंटरसेप्ट निकाल लिया हो, वहां पर आपको ये वाला मेथड काम आ जाएगा। अगर इंटरसेप्ट पहले से निकले में तो फिर तो ये मेथड आसान है।
अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें इंटरसेप्ट निकले हुए तो थे, बट उन्होंने आपसे, एक सेकंड, ये गया नहीं अभी आगे। हाँ, फॉर दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इस पार्ट के लिए अब आप नोटिस करें, इंटरसेप्ट इसमें भी पहले से निकले हुए हैं, लेकिन उन्होंने इक्वेशन कन्वर्ट ऐसे कराई है ना। तो अगर वो इक्वेशन कन्वर्ट करा चुके हैं तो फिर मेरे लिए यहां से टर्निंग पॉइंट रीड करना आसान है। सो किसी सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करेगा। अगर एक्स इंटरसेप्ट पहले से निकले में तो फिर मिड पॉइंट वाला मेथड आसान है। अगर एक्स इंटरसेप्ट पहले से गिवन नहीं है उस सिचुएशन में, फिर ये आसान है। और कहीं कहीं पे इससे भी आसान मेथड आ जाता है, वो भी होता है, बताता हूँ अभी। खैर एनीवे, अब ये देख लेते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट थी इसको कैलकुलेट करने की, नहीं थी, ये चेक कर लेते हैं। सो रिक्वायरमेंट थी, ये रही रिक्वायरमेंट। देखें ये लिखा हुआ है, राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x-7। तो मेरे पास तो इस ग्राफ का वैसे ही मिनिमम पॉइंट आ चुका है ऑलरेडी। वो तो मिनिमम, अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई एम सो सॉरी, ये अलग इक्वेशन है, ऑल राइट। ये पूरा क्वेश्चन ही अलग है, सही है, इट्स ओके। मैं वही कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा ऊपर तो मिनिमम लिखा हुआ है, ऊपर मैक्सिमम हो रहा है, नीचे मिनिमम कैसे हो रहा है। जस्ट वन सेकंड, इसको मैं अलग ही कर लेता हूँ ना पूरा, ताकि आपके पास एक पेज ही अलग हो जाए ना पूरा। जैसे अब ये है, आप लोगों ने ये सॉल्व किया, इसका हमारे पास आंसर क्या आया था, इसको सॉल्व करने पे ये पार्ट सी अलग था, ये x+6 होल स्क्वायर -43, ये हमारे पास आंसर आ गया था। पी का आंसर आया 6, क्यू का आंसर आया -43। ये बात सही है, ये वैल्यू आ गई। अब वो आपसे पूछ रहे हैं राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर द ग्राफ ऑफ दिस। इसकी मिनिमम वैल्यू इसकी y वैल्यू होती है, इसका टर्निंग पॉइंट क्या है? टर्निंग पॉइंट है -6 एंड k इज इक्वल टू -43। सो द टर्निंग पॉइंट इज -6 एंड -43। अब आप मुझे बताइए, इसमें से उनको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू का आंसर क्या होगा? वैसे तो उन्होंने कहा वही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ y चाहिए, व्हाट शुड बी द आंसर? ऑलराइट, या सो आप कह रहे हैं -43, सही है। सो यहां पर क्वेश्चन दो स्टाइल से डिजाइन हो सकता है, पूछा नहीं है वैसे, बट जस्ट एज इन, मैं अगेन यहां पर साइड पर लिख देता हूं। इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, दे कुड हैव आस्क्ड फॉर द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर वो लाइन ऑफ सिमेट्री पूछ लेते तो मैं कहता x इज इक्वल टू -6। अच्छा, अब उन्होंने यहां पर मिनिमम वैल्यू ऑफ y पूछा हुआ है, उसका आंसर है y इज इक्वल्स टू -43। मतलब ये आंसर्स भी आगे पीछे हो सकते हैं, दैट्स द आइडिया। एक वैल्यू आ रही है लाइन ऑफ सिमेट्री की, x इक्वल्स टू -6, और मिनिमम वैल्यू आ रही है -43। मतलब इस किस्म के आंसर्स या इस किस्म की वैल्यूज पूछी जा सकती हैं। जस्ट बिकॉज कि वो यहाँ नहीं पूछा डजंट मीन किसी और क्वेश्चन में नहीं पूछ सकते। ये सारी इंफॉर्मेशन अभी इस इक्वेशन के अंदर हिडन है। अच्छा, अब इसका कोई और तरीका है आंसर्स निकालने का? इज देयर एनी अदर मेथड कि इसके थ्रू आंसर्स निकाले जा सकें? और भी होते हैं तरीके। एक तरीका और होता है, अगर टर्निंग पॉइंट निकालना हो तो। मैंने आपको दो तरीके बता दिए। एक मैंने आपको बता दिया थ्रू द मिड पॉइंट, एक आप लोगों को ये तरीका पता चल गया, a (x-h)² + k। एक ये तरीका हो गया। एक थर्ड मेथड भी होता है टर्निंग पॉइंट कैलकुलेशन का, देयर इज अ थर्ड मेथड आल्सो, एंड दैट थर्ड मेथड इज,
आपके पास इक्वेशन ऐसी लिखी हुई है ना, फॉर एनी इक्वेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इफ देर इज एन इक्वेशन ऑफ दिस टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ये अगर आप कॉपी करना चाह रहे हैं तो कर लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद सर, विल एच ऑलवेज बी द वैल्यू ऑफ एक्स एंड के विल ऑलवेज बी द वैल्यू ऑफ वाई? बिल्कुल, h is always the value of x and k is always the value for y. अफरा, यस। अच्छा, अब ये तो एक पार्ट हो गया, इसकी कोई और भी तरीका होता है टर्निंग पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालने का? बिल्कुल होता है। एक और तरीका होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन टू ए। मतलब आउट ऑफ द वैल्यूज दैट आर गिवन, उसमें से अगर हम ये वैल्यूज अलग कर लेंगे, इससे भी टर्निंग पॉइंट मिल जाता है। ये मैं आपको करके बता देता हूँ। -12 अपॉन, माइनस बी की जगह आ गया -12, और ए की जगह पे आ गया 1। आप नोटिस करें, देखें, एक्स की वैल्यू आ गई -6। ये एग्जैक्टली वही वैल्यू जो आपने पिछले पार्ट में निकाली है, यहाँ भी तो यही आई थी वैल्यू, सेम वैल्यू। एक्स की वैल्यू -6 आ गई। क्या हम वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वाई की वैल्यू यहाँ से कैसे निकलेगी? बहुत आसान है। वाई की वैल्यू निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें, वाई आ जाएगा। मैं बता देता हूँ। सो टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए हमने, एक मेथड हो गया मिड एक्स, एक मेथड हो गया ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, और थर्ड मेथड ये हो गया। थर्ड मेथड का मतलब, इफ यू हैव ए quadratic expression given in this format, and then we understand that every quadratic expression is of this format, ax square plus bx plus c, out of these values अगर आपको टर्निंग पॉइंट का x चाहिए, तो इट इज सिंपली इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए। माइनस बी क्या है? बी क्या है? बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो, जैसा भी एक्सप्रेशन हो, अगर वो क्वाड्रेटिक है, आप उसके टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं थ्रू दिस मेथड। फिर वाई कैसे निकालेंगे? वाई तो हर जगह आसान है, वाई तो बस आप इक्वेशन में पुट कर दें, वाई निकाल लें। बट बाय दिस मेथड यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट। समझ आ गई बात? तो ये तीन मेथड्स हो गए। अब फिर वही बात, हम तीनों मेथड्स क्यों करते हैं, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, फलाना है। देखें, हर मेथड हर जगह नहीं चलता, इसलिए हमें तीन मेथड्स करने पड़ते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं। आपको क्या लगता है इस वाले क्वेश्चन में उन्होंने ये मेथड क्यों करवाया है? ये मेथड क्यों करवाया है उन्होंने यहाँ पर? ये मेथड इसलिए कराया हुआ है बिकॉज फैक्टराइजेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। आप अगर चाहें तो कैलकुलेटर में ट्राई करें, आई डोंट नो इसका आंसर आ रहा ही नहीं आ रहा, डेसिमल आ जाएगा शायद, चेक करें। शायद हो सकता है डेसिमल नहीं भी आ रहा हो, मे बी इट्स अ, जरूरी नहीं है कि डेसिमल आ रहा हो, वैसे चेक करें। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली मुझे डेसिमल ही लग रहा है। तो उन्होंने आपकी आसानी के लिए फिर आपसे ही इस तरह से सॉल्व करवाया है। सो अलग अलग क्वेश्चंस की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। देखें, होता पता है क्या है?
मैं असल में चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें ताकि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए क्वेश्चंस के अंदर अब जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह ग्राफ है। आई अंडरस्टैंड कि अगर मुझे ये वाला एक्स पता चल जाए और ये एक्स पता चल जाए तो मैं इसके मिड का आंसर निकाल सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि आपको ये दोनों एक्स पता हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों एक्स एग्जिस्ट ही ना करें, फिर क्या होगा? ये भी तो हो सकता है कि ग्राफ ऐसा बना हुआ हो फिर। अब ये तो एक्स को टच कर ही नहीं रहा, तो जो एक्स को टच नहीं कर रहा उसका मिड कहाँ से आएगा? व्हेन यू डोंट हैव अ वैल्यू ऑफ एक्स, तो मिड तो आया ही नहीं बीच में। सो देर इज नो x1, देर इज नो x2। ऐसे ग्राफ में हम क्या करें? ऐसे ग्राफ के अंदर हमें फिर ये वाले मेथड्स काम आते हैं। ये वाला मेथड या जो इससे पीछे वाला मेथड है वो काम आता है, ये वाला मेथड। ये मेथड स्पेसिफिकली उन सिचुएशंस के अंदर ज्यादा काम आते हैं जहां पे आपके पास एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू ही नहीं होती। खैर, पूरी सिचुएशन में समझने वाली बात यह है कि उनको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको वैसे बता देंगे। उनको इन तीनों मेथड्स में से वो दो ही यूज कराएंगे। वो या तो आपसे ये वाला मेथड यूज कराएंगे या फिर वो आपसे प्रीवियस वाला मेथड यूज कराएंगे। ये तो एक तरह का छोटा सा शॉर्टकट है आपके समझने के लिए। ये तो एक सिंपल सा शॉर्टकट है। दिस इज जस्ट बेसिकली अ शॉर्ट वैल्यू। आप इसको ज्यादा वो मत करें कि ये कहाँ से आ रही है वैल्यू। दिस इज लाइक अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये हमेशा ऐसे ही रहता है। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं होता, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये भी वैसे ही है। आप इसको ऐसे ही समझ के चलें कि भाई अगर मुझे टर्निंग पॉइंट चाहिए तो मुझे ये करना चाहिए, एक्स इज इक्वल्स टू -b/2 है। समझ आ गई बात? यहां तक क्लियर है? क्या इसके अलावा भी कोई मेथड होता है? यहां तक सबको क्लियर हो गई बात, समझ आ गई है? सर द फाइल दैट यू सेंड ऑन द ग्रुप कैन यू शेयर मार्किंग स्कीम, उसमें आंसर्स गिवन है रोहेल ऑलरेडी। एक और मेथड भी होता है जी, एक और मेथड भी होता है जो कि जीसीई वालों को करने की जरूरत नहीं होती, आईजीसीएसई वाले कर सकते हैं। वो मेथड होता है डेरिवेटिव वाला मेथड। अगर मैं इसको डेरिवेट कर लूं एक्सप्रेशन को तो ये बन जाएगा 2x + 12। अच्छा, टर्निंग पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है। वो आपसे सीधा सीधा पूछते हैं ये सवाल तो, कि टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बता दें। आसान बात है, पहले इक्वेशन को डेरिवेट करें, डेरिवेट करने के बाद उसको जीरो से इक्वेट कर दें, आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हर जगह से घूम फिर के सेम आंसर आ रहा है। बट ये वाला मेथड सबको करने की जरूरत नहीं होती, जीसी वाले नहीं करते, आईजीसीएसई वालों को जरूरत होती है। मैं आ जाता हूँ, बिल्कुल अभी आ जाता हूँ। इस क्वेश्चन के ऊपर भी ये भी करा देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये समझ आ गया? ये क्लियर है यहाँ तक? एनी कंफ्यूजन? जो आपने ईमान क्वेश्चन भेजा है मैं भी करा देता हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो ये क्वाड्रेटिक का एक पूरा आइडिया हो गया है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसके और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ तक सबने अगर लिख लिया है तो आई विल गो ओवर अनदर क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक। 1 सेकंड, ओके। एक सेकंड, दो तीन क्वेश्चंस और हैं, जरा मैं वो भी इस पर डिस्कस कर लूँ। अच्छा, जैसे अब देखें, अच्छा क्यूबिक, रुक जाए एक सेकंड, पहले क्वाड्रेटिक वाले देख लें। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आप लोगों के पास भी ये उस वाली बुक के अंदर जो दूसरी बुक है, आईजीसीएसई वालों के पास इस बुक के अंदर होगा ये क्वेश्चन। एक सेकंड, ईयर लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप में से किसी के पास नहीं है क्वेश्चन तो कोई मसला नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू वर्क अराउंड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस।
ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। पहले ज़रा मैं ये क्वाड्रेटिक वाला ही बता दूं, फिर आता हूँ एक आध और क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा ये देखें ज़रा, अब इसमें लिखा हुआ है स्केच द फॉलोइंग ग्राफ्स, ऑन ईच स्केच इंडिकेट एनी इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। क्वाड्रेटिक का मैंने आपको तरीका बता दिया, अब मैं इस वाले पार्ट के ऊपर भी ज़रा बात कर लेता हूँ। इट सेज स्केच द फॉलोइंग ग्राफ्स, ऑन ईच स्केच इंडिकेट एनी इंटरसेप्ट विद द एक्सिस। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्राफ अभी आपके पास है, मैंने आपसे बात करी ग्राफ क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, ग्राफ लिनियर हो सकता है, ग्राफ एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ग्राफ क्यूबिक भी होता है, आईजीसीएसई के अंदर भी होता है। और हमारे पास जो है वो ग्राफ 1/x वाले भी होते हैं, रेसिप्रोकल वाले भी। ये मैंने सारे क्लास में एक्सप्लेन भी किए थे, बट बहरहाल ये कि अभी क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। ये इक्वेशन है। अब वो कह रहे हैं ऑन ईच एक्सिस इंडिकेट एनी इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, वो स्केच करने के लिए कह रहे हैं। ऐसे स्केचेस में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग बड़ा आसान काम किया करें। आप एक दफा एक्स को 0 पुट कर दें और वाई की वैल्यू निकाल लें। मतलब एक वैल्यू आ गई 0 n-3। और एक दफा आप क्या करें, एक दफा आप वाई को 0 पुट कर दें और आंसर निकाल लें। इस तरह से क्या होगा, आपको दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। एक मिल गया 0 n-3 और एक मिल गया 4 n-0। दिस गिव्स यू एन आइडिया कि ग्राफ कैसा बनाना है। अब आप क्या करें, आप अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाएं। आपने एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाया स्ट्रेट लाइन का। अप्रोक्सीमेट से मतलब ये कि एक अंदाजन बना दिया कि भाई ऐसा होना चाहिए, और पॉइंट्स आप इसके इसके बाद मार्क कर दें। तो एक पॉइंट इसका होना चाहिए 4 n-0 और एक पॉइंट होना चाहिए -3। वो कह रहे हैं ना, इंडिकेट एनी इंटरसेप्ट विद द एक्सेस। तो अगर कोई इंटरसेप्ट है तो वो बता दीजिए, तो वो आपने बता दिया। एक इंटरसेप्ट हो गया -3, दूसरा इंटरसेप्ट हो गया 4। ये स्टेप क्लियर है, यहां तक समझ आ गया? ठीक है, ये क्लियर है। चलें यहां से आगे चलते हैं, क्वाड्रेटिक वाले के ऊपर आ जाएं। क्वाड्रेटिक में उन्होंने कहा है ग्राफ स्केच करना है। क्वाड्रेटिक में क्योंकि हमें ज्यादा वर्किंग लगती है, इसलिए आप देखें उन्होंने मार्क्स भी बहुत ज्यादा दिए हैं। 4 मार्क्स दिए हैं इसके। आप क्या करेंगे, आप इसको 0 से इक्वेट करें। एक्स की एक वैल्यू आ रही है -1 और एक वैल्यू आ रही है 4। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। अब वाई की वैल्यू देख लेते हैं क्या आनी चाहिए। वाई की वैल्यू आ रही है -4। अब मुझे अंदाजा हो गया ना ग्राफ किस टाइप का बनना चाहिए। तो मुझे पता चल रहा है कि ये ग्राफ नेगेटिव में कम है, पॉजिटिव में ज्यादा है। ये ग्राफ नेगेटिव में कम है, पॉजिटिव में ज्यादा है, और -4 पे इसका वाई इंटरसेप्ट है। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट बनाता हूँ ऐसे, अकॉर्डिंग टू माई अप्रोक्सीमेशन इस टाइप का ग्राफ होना चाहिए। सो ये हो गया -1, ये हो गया 4 और ये हो गया -4। ये बन गया ग्राफ। एनी कंफ्यूजन इन दिस, एनीवन? ग्राफ समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? डू वी नीड टू कैलकुलेट द टर्निंग पॉइंट, तुबा? नो, वी डोंट हैव टू। टर्निंग पॉइंट सिर्फ तब निकालना होता है इफ दे आर आस्किंग फॉर इट, इफ दे आर सेइंग द लाइन ऑफ सिमेट्री और द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू एंड सो ऑन, तो निकालना होता है।
सो हमें जो है वो तब चाहिए होती है टर्निंग पॉइंट की वैल्यू इफ दे आर आस्किंग फॉर द लाइन ऑफ सिमेट्री, और मे बी इफ दे आर आस्किंग फॉर द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, या वो डायरेक्टली पूछ लें टर्निंग पॉइंट की वैल्यू। उस सिचुएशन में आपको टर्निंग पॉइंट की वैल्यू चाहिए होती है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जरूरत नहीं है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अच्छा, नाउ इट सेज y इज इक्वल टू 6 टू द पावर ऑफ x। देखिए, 6 टू द पावर ऑफ x लिखा हो या ऐसी और कोई भी वैल्यू लिखी हुई हो, 6 टू द पावर x का मतलब ग्राफ तो हमें पता है ऐसा कैसा होगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। तो आप बना दें एक्सपोनेंशियल ग्राफ, बस आप ग्राफ बनाइए ऐसे डायरेक्ट। बस ये हो गया एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये ग्राफ पीछे से आता है और ये ऐसे एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता है। सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। नाउ अबाउट द इंटरसेप्ट वैल्यूज, इस ग्राफ में स्पेसिफिकली इंटरसेप्ट ज्यादा मैटर करेगा, ऑब्वियस सी बात है। और क्यों मैटर करेगा? क्योंकि इसमें और तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें आइडेंटिफिकेशन ही क्या है। ऐसे ग्राफ के अंदर इंटरसेप्ट ज्यादा मैटर करता है, तो इसका इंटरसेप्ट निकालने का तरीका क्या होता है? आप सिंपली एक्स की जगह पे जीरो पुट कर दें। नाउ एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन। क्या ऐसे ग्राफ का इंटरसेप्ट कभी वन के अलावा कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कभी ऐसा भी हो सकता है, मे बी इन अ सिचुएशन, दिस इज द इक्वेशन, 6 द पावर ऑफ x + 2। अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो फिर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। 3 भी हो सकती है, कुड बी एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ आर वी टॉकिंग अबाउट। जरूरी नहीं है हमेशा वन आए। आई मीन इस पार्ट का आंसर वन आएगा, बट उसके साथ क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ये समझ आ गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे एक और अभी ईमान ने भेजा हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट टेक दैट क्वेश्चन ऑल्सो। फिर मैं इसके अलावा भी बताता हूँ क्वेश्चंस और। ये क्वेश्चन देख लें। सो अगेन ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया जो हम बात कर रहे थे। देखिए मैं, ओके, या ओके। ऑलराइट, वेलकम। सो सर ये क्वेश्चन है ना, अगेन वही बात कि हमें क्यों जरूरी होता है, हमारे लिए क्यों जरूरी है कि हमें सारे मेथड्स पता हो। हमें डेरिवेशन वाला मेथड भी पता हो, जो कि अगेन वो जीसी वालों को नहीं पता होना चाहिए। डेरिवेशन वाला मेथड हमें क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि वो आपसे कभी टर्निंग पॉइंट पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमें रेगुलर वाला मेथड क्यों पता होना चाहिए, मिड ऑफ एक्स वाला? क्योंकि हो सकता है कहीं पे वो कन्वर्जन नहीं कराएं, टर्निंग पॉइंट वैसे ही चाहिए हो। तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर फिर हमें ये काम करना पड़ता है। अच्छा, इफ सफा, व्हाट वुड द ग्राफ लुक लाइक इफ इट वाज -6 टू द पावर ऑफ x? सो देन द ग्राफ वुड बी टूवर्ड्स द नेगेटिव साइड। पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे नीचे चला जाएगा ना, बिकॉज देन द एवरी वैल्यू इज नेगेटिव। देन ऑल द आंसर्स आर नेगेटिव बेसिकली। सफा वाज आस्किंग कि अगर ये ऐसे लिखा हुआ हो तो क्या होगा, तो पूरा ग्राफ नीचे चला जाएगा। ठीक है। ऑलराइट, अब इस वाले ग्राफ को देख लें। इस इक्वेशन के ऊपर आ जाए, ये वैसे ही है बिल्कुल। दे वांट दिस
इन स्टाइल ऑफ दिस। उनको ये ऐसे चाहिए, तो बस ये फिर हम इस पे वर्किंग कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये तो पता चल ही रहा है। कंपैरिजन, ये 10x है, दिस इज 2ax। तो ए की वैल्यू हो गई 5। अच्छा, ये है 14। यहाँ 14 के साथ कुछ नहीं है, वह राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी के साथ कुछ नहीं है। सो एक्स स्क्वायर से इक्वेट हो गया, एक्स एक्स से इक्वेट हो गया, कांस्टेंट कांस्टेंट से इक्वेट हो गया। तो बी हो गया -11। मतलब आपकी इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर -11। ये आंसर हो गया। क्लियर है यहां तक बात? एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर -11। इनको इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए था, वो मैं निकाल दिया। Now, obviously, after this, they're saying on the axis, sketch the graph of y is equals to x square plus 10x plus 14, indicating the coordinates of the turning point. अब आप नोटिस कर रहे हैं, प्रीवियस पार्ट में उन्होंने जो वर्किंग करी है उसमें टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैसे ही विजिबल हो रहे हैं। तो उन्होंने आपसे पूछे ही सिर्फ टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, उन्होंने ही कहा ही नहीं है। पिछला क्वेश्चन याद करें, पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंडिकेटिंग द इंटरसेप्ट विद द एक्सिस वैल्यूज। यहां पे वो कह रहे थे कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताएं, यहां पर भी कह रहे थे कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताएं, इस क्वेश्चन में भी कह रहे थे। बट अब जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है उस क्वेश्चन में वो आपसे कह ही नहीं रहे कि एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताइए। और सिंपली व्हाट दे आर आस्किंग फॉर इज कि आप हमें सिर्फ ये बता दें, टर्निंग पॉइंट की वैल्यू, बस आसान काम। टर्निंग पॉइंट बताना तो वैसे ही ईजी है। आपके पास टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ क्या रहे हैं, पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग अगेन वो गलती करते हैं, वो इसी को टर्निंग पॉइंट रख के सॉल्व कर देते हैं, दैट्स रॉन्ग। टर्निंग पॉइंट ये नहीं है, टर्निंग पॉइंट ये है। आप इसको इक्वेट करें, ए ब्रैकेट एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। सो एच हो गया -5, के हो गया -11। समथिंग ऑफ दिस टाइप। यार मेरे पास तो वैसे ही बहुत एक्यूरेट बन सकता है, आप लोग भी बना सकते हैं, वैसे जितना ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं उतना बना लें। ये आपका ग्राफ बन गया। क्लियर हो गया? तूबा मैं देख लेता हूँ बिल्कुल क्वेश्चन, 1 सेकेंड। इसी में से ही है तूबा जो आप बता रही हैं, स्केच में से ही है? डन हो गया, सबने कॉपी कर लिया? अच्छा, वो मैं देख लेता हूँ, 1 सेकेंड। चलें, पहले जरा मैं ये करा दूं एक दो क्वेश्चन वगैरह इस टाइप के भी, फिर मैं आता हूँ उन वैल्यूज पे। देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए प्लीज।
इसमें लिखा हुआ है ऑन द एक्सिस स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ दीज फंक्शंस वाई इज इक्वल्स टू 1/x। 1/x का ग्राफ तो एक ही स्टाइल का होता है हमेशा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। ये ग्राफ पॉजिटिव में पॉजिटिव पे चला जाता है, नेगेटिव में नेगेटिव पे चला जाता है। दैट्स हाउ अ 1/x ग्राफ इज। ये सिंपल ग्राफ है। पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव। ये क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, y इज इक्वल टू 4 to the power of x, ये तो वैसे ही होगा। अब आप इसको कितना पीछे से लेकर आते हैं ग्राफ को, वो तो आप पे डिपेंड करता है। मुझे कैसे पता कि ये 1 से पास करेगा? अगेन वही बात, 4 to the power of 0 का आंसर 1। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया? हाँ, जैसे देखें ये वाले क्वेश्चन है ना, तो ये इसमें बहुत सारे हैं इस तरह के, छोटे छोटे छोटे। अब बात ये कि क्या 1/x से और 2/x से कोई फर्क पड़ता है? सो द आंसर इज के नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब विजिबली कोई फर्क नहीं होता, जैसे कि अब 2/x है, अगर यहाँ 1/x भी लिखा होता तो विजिबली कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन को। 2/x, 1/x, वो अलग ईयर में था, ये अलग ईयर में क्वेश्चन है। ग्राफ वैसे ही रहेगा। मैं 2/x का ग्राफ ऐसे बना दूंगा। अब आप कहेंगे 1/x का भी ऐसे ही था, तो वो तो वैल्यूज के कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ी फर्क आएगा। मतलब वैल्यूज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा ना, बट ग्राफ तो वही रहेगा, वो 2/x हो या 1/x हो। ये ग्राफ होता है a/x का। अब a की जगह कुछ भी लिखा हुआ हो, a could be 1, a could be 2, it could be any value। द पॉइंट इज कि हमें तो a/x का ग्राफ चाहिए। अगर यहाँ 3/x लिखा होता फिर भी ग्राफ यही होगा, 4/x लिखा होगा यही ग्राफ होगा, 5/x लिखा होगा यही ग्राफ होगा। सो द ग्राफ स्टेज द सेम। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अबाउट द ग्राफ, दो दूसरा वाला ग्राफ है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इट्स व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ -2/x। तो -2/x का मतलब हो जाएगा, ये आई थिंक मैंने आप लोगों को पहले भी एक वो भेजा था, आपके मॉक से पहले भी भेजी थी एक स्लाइड। -2/x के अंदर होगा कि व्हेन x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, एंड व्हेन y इज पॉजिटिव x इज नेगेटिव। नेगेटिव का ग्राफ ऐसा होता है। नेगेटिव का ग्राफ दोनों वैल्यूज ऑपोजिट हो जाती हैं, जगह चेंज कर लेती हैं। व्हेन x इज नेगेटिव y इज पॉजिटिव, व्हेन y इज पॉजिटिव x इज नेगेटिव। और इट्स गिवन एज y इज इक्वल टू 2 to the power of -x। नेगेटिव x की वजह से पता है क्या होता है? नेगेटिव x की वजह से बहुत छोटा सा काम होता है। वो छोटा सा काम ये है कि आप ग्राफ को पॉजिटिव रखने के लिए, बेसिकली ग्राफ, एज यू इंक्रीज द वैल्यूज द ग्राफ एक्चुअली डिक्रीजेस। तो नेगेटिव वाला ग्राफ ऐसे जाता है, वही वाला ग्राफ होता है, दूसरी तरफ बन जाता है। ये ऊपर देखें ग्राफ ये था, इसकी पावर पॉजिटिव थी,
वही ग्राफ नीचे रिप्लेस हो गया, इसकी पावर नेगेटिव है। बाकी वैल्यूज का कोई मसला नहीं है, वो तो वैसे ही रहेंगी 1। क्लियर है ये बात? यहाँ से आगे मूव करूँ? आपको एक और स्केच दिखाते हैं, रुक जाए। हाँ, अब देखिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्यूबिक, अगेन मैं अभी नहीं बता रहा खुद से। क्यूबिक में फिर किसी को बताऊंगा, बिकॉज क्यूबिक खैर क्यूबिक भी कर सकते हैं अभी। बट पहले एक टाइप देख लें ज़रा जिसमें ये सब कवर हो जाए ना, फिर क्यूबिक थोड़ा डिफरेंट वो हो जाता है। देखें अब ये क्या बना है सर। इट सेज राइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इन द फॉर्म एक्स। ओके अभी आया नहीं, एक सेकेंड। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इन द फॉर्म एक्स प्लस पी होल स्क्वायर प्लस क्यू। पहले तो इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद फिर वी नीड टू यूज दिस टू सॉल्व द सेकंड पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले जल्दी से। तो इट्स एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3, बिल्कुल सही है। करेक्ट। फिर लिखा हुआ है यूज योर आंसर टू पार्ट बी टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हाँ, ये कैसे सॉल्व करेंगे आप ट्राई करें, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट प्लीज। ओके, एक सेकंड। अच्छा, ये दूसरा वाला पार्ट है ना, चलें जिनसे किसी से ये सॉल्व नहीं हुआ तो मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ कि दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस पार्ट एक्चुअली। ये आपने ऊपर सॉल्व किया हुआ है। वो कह रहे हैं यूज योर आंसर। यूज का मतलब ये है कि आप अपने ही पार्ट को जीरो से इक्वेट करें जो आपके पास आंसर है,
स्क्वायर रूट को आप मूव करें टू द अदर साइड, मेकिंग इट प्लस माइनस। तो एक आंसर आपका हो जाएगा -2 + √3, और एक आंसर हो जाएगा -2 -√3। ये क्लियर है? सबको समझ आ गई ये बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अली, तुमने बिल्कुल सही बताया आंसर, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है ये? चलें आगे। चलें जी, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो आई एम एज्यूमिंग कि बिल्कुल सही होगा। हाँ, ये देखें ना, ये वाला पार्ट है, दिस इज इनफैक्ट यही नहीं है, सिर्फ दो तीन पार्ट्स हैं इसके। अब ये पार्ट जो है, ये डेरिवेटिव से भी हो सकता है, वैसे स्केचिंग से भी कर सकते हैं, दोनों ही काम हो सकते हैं। So it says use your answer to part B1 to write down the coordinates of the minimum point on the graph of y is equals to, अच्छा उन्होंने कह दिया use your answer। तो अगर यूज करने के लिए ऑलरेडी कह दिया है तो फिर तो हमें डेरिवेट करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपके पास एक्सप्रेशन बना हुआ है x + 2 होल स्क्वायर -3। ये एक्सप्रेशन है जी। अब अगर अगेन वही बात ना, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं हुई हुई है तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कौन सा साइन प्लस का लगाना है कौन सा माइनस का लगाना है, तो फिर तो इससे इक्वेट कर लें, ज़्यादा इजी है। x - h होल स्क्वायर + k। अब मैं क्या करूँगा, h की वैल्यू मेरे इस हिसाब से आ रही है -2 और k की वैल्यू आ रही है -3। तो टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए -2 एंड -3, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ये आप तब करें, कंपैरिजन वाला काम तब करें जब आपको कंफ्यूजन हो रही हो, अदरवाइज तो लोगों को याद रहता है ये। बट अगर आपको उस पॉइंट पे लगता है कि नहीं सर मुझे तो नहीं याद रहेगा, मैं तो लिख लूँ ज़्यादा बेहतर है, तो आप लिख के कर लें, कोई मसला नहीं है। अब इसके बाद वो कह रहे हैं ऑन द डायग्राम स्केच द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब जिस किस्म का स्केच वो मांग रहे हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूछी हुई है, इसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताने की जरूरत नहीं है। इसमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है। वो क्यों ज़रूरत नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट की बात करें ना, अब यहाँ 2 मार्क्स दे रहे हैं वो सिर्फ, तो 2 मार्क्स तो स्केचिंग में और टर्निंग पॉइंट निकालने में कवर हो जाएंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और किसी वैल्यू की। अब ये है -2 एंड -3, तो आई वुड से -2 शायद यहाँ पर होगा, मे बी दिस इज -3 एंड इट्स अ मिनिमम ग्राफ। अच्छा, एक काम आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि हमने ज्यादा मेहनत नहीं करी हुई इसके अंदर, इनफैक्ट हम ये काम कर सकते हैं ना, व्हाई नॉट। ये -2 +√3 या -2 -√3 हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर आप बहुत ही सेफ साइड जाना चाह रहे हैं तो आई वुड से कि फिर आप उसकी मार्किंग भी कर दें। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट शायद होना चाहिए -2 -√3, ये होना चाहिए -2 +√3। और टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता ही है, ये टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये बात सबको समझ आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? तो मैं फिर आज यहाँ पे क्लास रोकता हूँ। वैसे भी मुझे वो पूरा 7:30 का मैंने वैसे ही टाइम उसको दिया हुआ था, आप लोगों को एक बेसिकली बफर टाइम डाल दिया था, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने में अगर लेट हो जाए तो मैंने क्लास 5 मिनट पहले शुरू कर ली। तो मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। इसके बाद बस मैं सिर्फ एक वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो तूबा ने पूछा हुआ है, अदरवाइज आई एम एंडिंग द क्लास। मैं नया कुछ नहीं करा रहा, इसके बाद रिकॉर्डिंग में यहाँ पे ही रोक रहा हूँ। अगर आपको फिर लगे कि आपने कुछ और स्पेसिफिकली कोई और नई चीज़ के अंदर नहीं है, बाद में अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो रिकॉर्डिंग देख लें। तुबा, आपने जो क्वेश्चन मुझे कहा है, क्या आप वो क्वेश्चन मुझे भेज सकती हैं? क्यूबिक वाला मैं आपको करा दूंगा, कल करा दूंगा। मैं चाह रहा था कि आज की क्लास ज़रा क्वाड्रेटिक बेस्ड ही रहे, ज़्यादा बेहतर है। इनफैक्ट आप ऐसा करें तुबा, कि अगर आप मुझे वो क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है वो या तो व्हाट्सएप पर ही भेज दूँ, या आप भेज दें एक दफ़ा।
लेट मी जस्ट सी कि वो क्वेश्चन मुझे आपको इस रिकॉर्डिंग में कराना चाहिए या नहीं। वन सेकेंड।